हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में जो कि इंडियन पॉलिटी में बहुत अहम रोल निभाता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जो कि हर स्थान पर संविधान की दृष्टि से अगर आप देखें तो एम इम्पोर्टेंट रोल को अदा करता है। तो डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वीडियो को देखना चाहते हैं तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी, वहां जाकर उनको देखें और अपना रिवीजन करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो कब अपनाया गया जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान नेशनल एंथम है, इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान में कुल 11 बैठकें हुई हैं, 11 अधिवेशन हुए हैं। तो जो 11वां अधिवेशन हुआ है संविधान सभा के लिए, ये कहीं पे 11 मिलेगा आपको, कहीं पे 12 मिलेगा, तो एक्चुअल में 11 ही हुए हैं। जो 11वां अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर संविधान बनकर आपका तैयार हो गया था, तो उस पर जो संविधान सभा के सदस्य थे 289, तो उन्होंने आखिर तौर पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार हस्ताक्षर करके संविधान को पूर्ण रूप से एक संगठित रूप दिया था। तो उसी दिन से राष्ट्रगान, जो कि जनगण मन, जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, बंगाली भाषा में लिखा गया था, तो उन्हीं के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा ही इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसका संपूर्ण जो गाने का समय है वो 52 सेकंड है, लेकिन इसको अगर हाफ सेकंड में अगर आप काउंट करते हैं तो इसको टाइम दिया गया है 26 एंड हाफ, 26.5 मिनट का। ठीक है, 25.5 26 के बीच का टाइम इसमें दिया गया है। तो पूछा गया है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का जो वादन काल है वो कितने सेकंड का है, तो 52 सेकंड का है। आगे देखें कि भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत एडप्ट किया गया था। तो राज्य के चिन्ह हैं, जहाँ पर आपको अशोक स्तंभ मिलेगा, 4 सिर मिलेंगे। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राज्य के चिन्ह हैं, उसको कब से अंगीकृत किया गया था, उसको अंगीकृत किया था 26 जनवरी 1950 से, जब से हमारा संविधान लागू किया गया था। एक गणतंत्र देश के रूप में हमारा देश लागू किया गया था संविधान के रूप में, तो तभी से राज्य के चिन्ह को भी लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 से। यह जो लिया गया है, यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है अभी भी। वहीं पर अशोक के सिंह स्तंभ से इसको लिया गया है। इसका जो प्राचीन नाम है वो ऋषिपत्तनम है, जहाँ पर ये सारनाथ स्थित है। ठीक है, हरित वन भी इसको बोला जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो वहीं से इसको लिया गया है। आगे है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया। जो राष्ट्रीय ध्वज है आपका, नेशनल फ्लैग है, उसको स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आपके और भी कंसेप्ट जो इसके रिलेटेड अदर कंसेप्ट होते हैं वो भी अभी क्लियर हो जाएंगे। संविधान, भारत की संविधान सभा ने जब चौथा अधिवेशन हुआ 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक, उसी के बीच में जो चौथा अधिवेशन हुआ था 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक, उसके बीच में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियाँ होती है तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 के रेशियो में होती है। ठीक है, आगे कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है वो 22 जुलाई को 1947 को अपनाया। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में 21 तिल्लियाँ नहीं 24 तिल्लियाँ होती है, दूसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, इसमें दिया है 3:4, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बिल्कुल सही। आगे है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है 22 जुलाई 1947 को। आगे है कि संविधान सभा या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है,
इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। देश में बाघों की घटती आबादी की संख्या को देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की गई थी, बाघ परियोजना। वैसे तो 1950 में IUCN की जो रेड लिस्ट आती है उसमें बाघों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अभी वैसे लाइव मिशन के तहत भी और प्रोजेक्ट मिशन और 2021 वाली जो मिशन चल रहा है उसमें भी बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट भारत में लागू किए जा रहे हैं, जिससे कि बाघ जो आपकी जैव विविधता है, हॉटस्पॉट्स है, वे कम ना हो, ठीक है। आगे है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कौन सा है। तो यह है आपका कमल, ठीक है, जो कि भारत की संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक नाम है इसका साइंटिफिक नेम नेलम्बो न्यूसिफेरा। वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये की संस्कृति का प्रतीक है, नाम इसका नेलम्बो न्यूसिफेरा। अगर आपसे पूछे भारत की राष्ट्रीय मिठाई है तो कौन सी होती है, तो राष्ट्रीय मिठाई आपकी जलेबी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। वैज्ञानिक नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम है मोर का पावो क्रिस्टेटस। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय फल है आम और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, जो कि सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद में स्थित मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। जो चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ होती है, किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र होता है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। 24 तीलियाँ इसमें होती हैं और ये न्याय का प्रतीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, बिल्कुल ठीक। ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है ये आपका जो कनिष्क संवत चलता है 78 उस पर यह आधारित है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये गलत है क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि राष्ट्रीय पंचांग है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर में शक संवत चलाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला जो महीना होता है वो चैत्र महीने का होता है, वर्ष 365 दिन का होता है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। चैत्र का पहला महीना दिन 22 मार्च को और अधिवर्ष में देखें तो 21 मार्च को माना जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़े हैं इसमें प्रतीक चिन्ह। अब बात करते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र में अगर आप भागों की बात करें तो 8वां जो भाग आता है उसमें संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, तो इसी को डिटेल में आप देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखें एक बार। हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन नाम और नामों से किया गया है। तो भारत तथा इंडिया। अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत राज्यों का संघ होगा और उसे राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं होगी, तो अनुच्छेद 1 में ये बात की गई है, ठीक है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में बात की गई है, इसका हो जाएगा ए सही। देख लेते हैं आगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा, भारत राज्यों का यूनियन होगा, समूह नहीं होगा, संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में बात की गई है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और भारत के राज्य क्षेत्र में क्या बताया गया है, राज्यों का राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए या समाविष्ट होंगे जो अर्जित किए गए हैं, ठीक है। और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले जो राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में हम पढ़ते हैं, ठीक है।
आ गया भारत के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो नए राज्य जो बना सकते हैं वो बताया गया है अनुच्छेद 3 के अंदर। नए राज्यों का नाम बदलना, सीमा घटाना, बढ़ाना, ये अनुच्छेद 3 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, भारत संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, उनकी सीमा को बदल सकते हैं और नाम बदल सकते हैं, उनके आकार को बदल सकते हैं। इस संसद में निहित होता है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, कोई नया राज्य बनाना और इसकी स्थापना। संसद की शक्ति है ये भी। नया राज्य, अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसकी पावर होती है संसद के हाथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति है। तो संसद को, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है। एक राज्य को संघ में शामिल करने और नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति किससे प्राप्त होती है। तो संसद को प्राप्त होती है। ठीक है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को जो मिलाने का अधिकार है वो संसद को ही है। कोई नया राज्य है, आपको किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना है, किसी राज्य की सीमा को घटाना है, तो आर्टिकल 3 में दिया गया है, संसद को है अधिकार। आगे है राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो बताना है संसद विधि के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल ठीक कर सकती है। संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है। बिल्कुल है। इस प्रकार की विधि के अनुसार अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन को अपनाया गया है। बिल्कुल गलत, क्योंकि नए राज्यों की सीमा को घटाना, बढ़ाना, नए राज्य का प्रवेश, स्थापना आर्टिकल 2 में बताया गया है। तो इनके लिए अगर विधि बनाई जाएगी तो साधारण विधेयक के द्वारा, साधारण अधिनियम के द्वारा बनाई जाएगी, ना कि संशोधन विधेयक के द्वारा। आर्टिकल 368 के तहत नहीं, एक साधारण विधि के द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो सी गलत हो जाएगा। आगे है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखें। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, साधारण विधि अपनाई जाती है। इसमें आपको एक बात और पता होनी चाहिए, तो जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक जो होती है, वो भी संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत नहीं होती। 368 के अंतर्गत जो विधेयक होता है, अधिनियम, उसमें कभी भी आपका जॉइंट सेशन नहीं होता। जॉइंट सेशन जब भी होगा अनुच्छेद 108 के तहत, उस साधारण विधेयक के लिए ही होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आगे देख सकते हैं, एक नए राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन कैसा बहुमत होना चाहिए। तो साधारण बहुमत उसमें होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। भारत में नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। भारत संघ नहीं है, तो गलत है। भारत संघ है, राज्यों का संघ ही तो है भारत। आगे कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। बिल्कुल सही है। संसद अगर चाहती है तो किसी राज्य की सहमति हो या ना हो तो भी कर सकती है। आगे है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा और किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के प्रतंक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में अगर राज्य विधानमंडल के विचार पर संसद बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति भी ऐसा कर सकती है। अगर राज्य, क्योंकि जो राज्य होते हैं ना, उनको संघ से अलग होने की पावर नहीं है, इसलिए वो जो आपकी मेजोरिटी होती है ना, पावर होती है, वो संसद के पास होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो राज्य की सहमति की इसमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, आगे दिया गया है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो बताना है कि क्या उपबंध दिए गए हैं। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर, घटाकर, नाम बदलकर, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो ये नहीं है, डी सा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 बातें दी गई है आर्टिकल 3 में, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं,
आगे है अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी आर्टिकल 3 में है। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो है ये अनुच्छेद 2 में ही है। ठीक है, आगे आपको बताना है कौन सा सही होगा कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स दिया गया है संविधान में और भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आगे है इसमें दूसरा ऑप्शन कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एसके धर आयोग ने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा उसको उसने अस्वीकार कर दिया था। उसने कहा था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए उसके अनुसार ही राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 में है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन ने भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, तो इसके तीनों के तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगी। आगे देखिए इसमें डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में अगर देखें तो संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग तो आया था 1948 में। ठीक है, और भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता उसने दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया कमेटी, जेवीपी कमेटी इसको बोला जाता है, ने अप्रैल 1949 में अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें इनको भाषा आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, आगे है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो भारतीय संविधान के तहत राज्यों का संघ से अलग होना का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है क्योंकि भारतीय संविधान में बताया गया है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आगे है अलग होने की जो मात्र वकालत है करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, क्या कहा गया है कि अलग होने की जो मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि किसमें कहा गया है कि अलग होने की जो मात्र वकालत करने पर वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में ऐसा है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आगे है भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संसद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्य या राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से अलग हो सकने या सकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 19 में बताया गया है सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों, न्यायालय, अवमान, मानहानि या अपराध, उद्दीपन, युक्त निर्बंध राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकते हैं अगर ऐसा कर सकता है तो। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ बनाए गए? तो 14 राज्य बनाए गए, 6 से आपका यूटीज बनाए गए, संघ राज्य बनाए गए। तो ऐसे ही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए जो फजल अली अध्यक्षता में एक पुनर्गठन आयोग बनाया गया जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने 14 राज्य बनाए और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो 1 अक्टूबर 1953 को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य बने, 6 संघीय क्षेत्र बने। ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो ये ओल्डेड क्वेश्चन हो गई, बता देंगे इनकी डिटेल हम बीच में ही। आगे देखिए
यूटीज 8 है। वर्तमान में देख ले तो 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कमेंट बताइए एक बार नाम। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोवा नहीं है, गोवा एक राज्य है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प जो आपका दिया गया है वो संघ राज्य क्षेत्रों में आते हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी भी तक नहीं बदला गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा, इस तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन 2014 के बाद इसका भी नाम बदल दिया गया है, तो इसमें कोई सा भी नहीं हो जाएगा। इसमें दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था, लेकिन 2 जून 2014 से जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और निर्माण के बाद अगले 10 सालों के लिए हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो 10 सालों के लिए हैदराबाद को ही दोनों की संयुक्त राजधानी के रूप में करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 लाया गया। ठीक है, तो 2014 से अगर पहले देखें तो आज़ादी के बाद अब तक आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य रहा है जिसकी राजधानी नहीं बदली है। आगे देखिए, इसमें वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियाँ हो चुकी है। 2020 में एक विधानसभा पारित अधिनियम आया, इसमें 3 राजधानियाँ बनाई गई। अमरावती जो कि विधायी राजधानी बनाई गई, जहाँ पर आपका कार्यपालिका काम करती है। दूसरी बनाई गई विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी राजधानी है, जहाँ पर आपका ऑफिस लॉ चलते हैं। तीसरी है आपकी कुरनूल, जहाँ पे आपके कोर्ट वगैरह लगते हैं, कुरनूल। तो 3 राजधानियाँ बनाई गई अधिनियम 2020 के तहत। अमरावती विधायी राजधानी बना दी गई, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुरनूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का जो प्राचीन नाम है वो चेन्नई, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। ठीक है, इसमें देखिए आगे दिल्ली क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप का दर्जा दिया गया था, या एनसीआर कह सकते हैं इसको आप। तो इसके लिए 69वां संविधान संशोधन आया 1991 में। इसी के तहत देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा होगी और एक मंत्री परिषद रखने का उपबंध किया गया, उससे पहले नहीं था। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत सेक्शन ए के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। वैसे अभी अगर आप देखें वर्तमान में तो एनसीआर का जो क्षेत्र का विस्तार है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसकी सबसे पहले इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन 69th अमेंडमेंट 1991 के तहत तभी से इसमें एक संघराज्य क्षेत्र के रूप में कायम रखने के लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। और जिसकी नियुक्ति करेगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा उसकी जो नियुक्ति की जाएगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अनुच्छेद 240 सेक्शन 1 इसमें बताया गया है कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति को। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए। दूसरा दिया गया है 240 सेक्शन ए का बी, ये लक्षद्वीप के लिए है। सी में दिया गया है 240 सेक्शन 1 का सी, दमन और दीव के लिए। और डी जो दिया गया है दमन और दीव के लिए। ठीक है, सी दिया गया है इसमें आपका दादरा नगर हवेली के लिए, और ई दिया गया है पुदुचेरी के लिए। तो अगर वर्तमान में संशोधन की बात करें इसमें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत कुछ अधिनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास दी गई है। इसमें जैसे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जैसे भाग 16 में दिए गए हैं कुछ राज्यों के लिए विशेष अधिकार, तो ऐसे भी ये आपके यूटीज दिए गए हैं जो आपके लैंड पोर्शन में आते हैं। इन लैंड में
आप कह सकते हैं, या शीलैंड कह सकते हैं इनको। तो उसमें आर्टिकल 240 के तहत जैसे अनुच्छेद 240 का 1 का ए सेक्शन ये दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, बी दिया गया है लक्षद्वीप को, सी दिया गया है दादरा नगर हवेली को, डी दिया गया है दमन और दीव को, ई दिया गया है पुदुचेरी को। तो संघ राज्य क्षेत्र शासित प्रगति सुशासन के लिए एक नियम बना सकेगा। तो इसी के तहत ही वर्तमान में अगर देख ले तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राजधानी के रूप में अधिनियम 2019 के तहत एक संयुक्त राज्य संघ राज्य क्षेत्र के रूप में इसको बना दिया गया है। आगे देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत होगा। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। दीव खंबाती खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है, ये भी सही है क्योंकि ये आपका खंबाती खाड़ी में स्थित है। ठीक है। दमन और दीव भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया। तो 56वां संविधान संशोधन हुआ तब से ही दमन दीव को भारतीय संविधान के तहत या भारतीय संविधान संशोधन के तहत गोवा से इसको अलग किया गया। डी दिया गया है दादरा नगर हवेली को 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी नहीं पुर्तगाली के अंतर्गत आते थे, न कि फ्रांसीसी के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो उसी के तहत जो निर्णय आया तो उसी में दादरा नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया। आ गया सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना। तो सिक्किम राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के तहत। आगे है 35वें संविधान संशोधन आता है 1974 में। तो सिक्किम को भारत का एक संयुक्त या एसोसिएट स्टेट के रूप में इसको शामिल किया गया। इसके एक साल बाद फिर एक संशोधन अधिनियम आता है 1975 में। इसी के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। तो इसके लिए जो जॉइंट स्टेट का या एसोसिएट स्टेट के रूप में अमेंडमेंट किया गया वो किया गया था 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत। इसके एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन आया, तब से ही सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। उससे पहले ये आपका यूटीज में आता था। निम्नलिखित में से संविधान संशोधनों के तहत किस के द्वारा किसको सिक्किम को एक विधिवत या भारत संघ राज्य क्षेत्र का एक पूर्ण राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया। तो एक पूर्ण राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन आता है 1975 के तहत, तब से एक पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया 22वें राज्य के रूप में। बिहार को काटकर एक नया वनांचल राज्य बनाया गया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। राज्यों का निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 3 या संघीय संसद का है। तो बिहार को काटकर एक वनांचल राज्य बनना संसद के प्रावधानों के तहत ही संभव माना गया है। आगे है, इसमें आपको क्रम वाइज बताना है किस राज्य की स्थापना का क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा। गोवा की जो गठन या गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1987 को, तेलंगाना की 2 जून 2014 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000, हरियाणा 1 नवंबर 1966। ठीक है। इसमें भी आपको क्रम बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश जो बना 1 अक्टूबर 1953 को, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना हिमाचल प्रदेश, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। तो ये कुछ राज्य है जिसके गठन की तिथि आपको पता होनी चाहिए, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको कि आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1953 को बना, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, और 1960 को यहाँ पर गुजरात ही बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा
1 नवंबर 1966 को, और 1 नवंबर 66 में ही बना था आपका पंजाब भी। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 3 राज्य ऐसे हैं जो 1972 में इनकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी के दिन ही। ठीक है। और सिक्किम 16 मई 1975 को 36वां अमेंडमेंट के तहत। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। तो सीक्वेंस में बताना है ये तो सभी मैंने आपको बता दिए, इनमें कौन सा बचा है। छत्तीसगढ़ आपका यही है। उत्तराखंड आपका 2000 में है। हाँ, एक बात आपको पता होना चाहिए, उत्तरांचल से उत्तराखंड बना 2006 में। ठीक है, उत्तरांचल से उत्तराखंड बना 2006 में। कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, तो उनका आपको अवरोही क्रम बताना है। जैसे बात कर लेते हैं, 1 नवंबर 1966 को बना आपका हरियाणा। नागालैंड आपका बना 20 दिसंबर 1963 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को आपका नागालैंड बन गया। और मई 1975 में आपका सिक्किम बन गया। ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम बन गया। मेघालय जो बना 21 जनवरी 1972 को। तो 1960 के बाद की बतानी है, सीक्वेंस में बताना है। आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। सिक्किम 16 मई 1975 को बन गया था। तो सीक्वेंस आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए। ठीक, आरोही क्रम में तो ये मैंने आपको डिटेल में ज़रूर बताया है। तो फिर भी आप वीडियो को स्किप करके ज़रूर इनको एक बार देखें। इससे क्या है, आपके स्टेट के नाम और उनकी स्थापना वर्ष ज़रूर पता होना चाहिए। डेट एग्जैक्ट आपको पता ना हो, लेकिन सन तो पता होना चाहिए ही। किस राज्य गठन 1948 में किया गया था। तो सबसे पहले एक बार देखें कि अंग्रेजी संस्करण में देखें राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर इसका कोई विकल्प नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ है तो प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। तो प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। तो पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस पास हुआ। स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को ही पश्चिम बंगाल। असम भी इसी तरह 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस पास हुआ, राज्य बन गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसे ही सेम पंजाब की बात कर लेते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस इसका हुआ, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय पे। तो 26 जनवरी 1950 को पंजाब बन गया। ऐसे हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश, और 21 जनवरी 1971 को ये राज्य बन गया। ठीक है, बताना है कौन सा गलत होगा। तो मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक होता है, तमिलनाडु नहीं। गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया। ठीक है, बम्बई राज्य गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ठीक है, ये भी। हिमाचल प्रदेश पहले संघ राज्य सूची में था, ये भी ठीक है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक है। ठीक है, गोवा दमन दीव अधिनियम जो आया 1987 में, तो गोवा को अलग किया गया। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 आया, इसमें मुंबई राज्य को गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग कर दिया गया इसमें। और इसी तरह जो आपका हिमाचल प्रदेश पहले यूटीजी में आता था, तो उसको भी इसको हटा के एक राज्य बनाया गया। ठीक है, आगे है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो 1956 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले जो की गई थी ना, राज्य के आधार पर पुनर्गठन की स्थापना, भाषा के आधार पर पुनर्गठन की स्थापना जो की थी, आयोग जो बना था ना, 1953 में बना था। 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 30 सितंबर 1955 को। अध्यक्ष थे इसके फजल अली। 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुजरू और KM पनिक्कर। ठीक है, तो 3 सदस्य इसमें थे। उन सबसे पहले जो भाषा आधार पर पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, तो 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। ठीक है, डेट आपको पता हो गई। रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी अपनी 30 सितंबर 1955 को,
अध्यक्ष थे इसके फजल अली, 2 सदस्य थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. मनिक्कर या पनिक्कर क्या है, कहीं कहीं मिलेगा आपको। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अधिनियम जो आयोग बना था ना वो 1953 में बन गया था, लेकिन जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में किया गया था। भाई 55 में तो 30 सितंबर 1955 में तो रिपोर्ट आई थी इसकी, तो अगले साल उन्होंने बना दिया था। ठीक है। भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बन गया था 1 अक्टूबर 1953 को। भारत में भाषा के आधार पर बना राज्य पहला आंध्र प्रदेश ही है। 1900 जो आयोग बना था ना आंध्र प्रदेश बना था तो 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों के का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों को जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी नहीं दिया गया? किस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा है वो किस वर्ष नहीं कभी नहीं दिया गया? तो ये बिहार राज्य को। अब तक 11 राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। 8 पूर्वोत्तर राज्य से हैं जबकि 3 हिमालय क्षेत्र से हैं। तो सबसे पहले 3 हिमालय राज्य से उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, तो ओके हिमालय क्षेत्र हो गए। और पूर्वोत्तर के 8 राज्य हो गए जैसे मेघालय, आपका मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है। बिहार को नहीं दिया गया। कांग्रेस का जो नागपुर सत्र हुआ था 1920 में के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो था भाषा आधार पर किया गया था। कांग्रेस का जो नागपुर सत्र चला था तो उसमें 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो था भाषा आधार पर किया गया। आगे 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों गठन की मांग करी थी। 1948 के बाद 1948 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें ही भाषाई आधार पर प्रांतों गठन की मांग की गई और उसमें अस्वीकार कर दिया गया था उसको। ठीक है। 1948 का जो कांग्रेस का या कह सकते हैं आप 1948 में कांग्रेस के जो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की जो मांग थी उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। आगे है इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन आया था 45th अमेंडमेंट 1920 में जो आया था नागपुर में हुआ था। ये वी राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। जो प्रांतीय समितियाँ बननी थी उसका गठन किया गया था भाषाई आधार पर। भारत की आज़ादी के बाद या भारत की आज़ादी के अगले 1 वर्ष बाद 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई आधार की 1948 में एस.के. धर आयोग की स्थापना की 1948 में। तो उसने अपनी जब रिपोर्ट देखी सौंपी तो उसमें इसको नकार दिया गया था भाषा को प्रांतीय आधारों के आधार पर, और उसको प्रशासनिक विधि के आधार पर उन्होंने अपनी संस्तुति दी थी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया जिसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई आधार पर प्रांतों गठन की मांग जो लेकर आए थे तो उनको अस्वीकार में किया गया। अब देखते हैं इसमें नागरिकता सिविलाइजेशन क्या होती है, नागरिकता कितनी प्रकार से प्राप्त की जाती है, कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले नागरिकता के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। 22 भाग में भाग 2 जो होता है उसमें नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक हम पढ़ते हैं इसमें, तो डिटेल में बात करने वाले हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें जिससे कि आपके नागरिकता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में ना छूटे। तो इसमें दिया गया है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो भाग 2 में पाते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक बात की है मैंने। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब है कि संघ की एक बार नागरिकता मिल गई गृह मंत्रालय के द्वारा तो उसको राज्य की नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अदर कंट्री में जाए, जैसे अमेरिका की अगर बात लें, हमेशा अमेरिका की तुलना की जाती है नागरिकता के तौर पर भारत से। तो अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर
राज्यों की अलग नागरिकता होती है और संघ केंद्र की, सेंटर की अलग नागरिकता होती है। इसलिए वहाँ पर स्टेट को सेंटर से अलग होने की पावर भी दी गई है। भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि भारत की एकात्मक व्यवस्था को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखें। भारत में नागरिकता की विशेषताओं को बताना है, तो ये भारत की संपूर्ण भारत की एक नागरिकता होगी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, इसमें दिया गया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की सकती। तो कुछ 5 तथ्य ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो नागरिकता ग्रहण करने वाले हैं या कर चुके हैं या आगे करने की सोच रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए। जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म के आधार पर, एक देशीकरण के आधार पर, एक भूभाग सम्मिलित के आधार पर, ठीक है, एक आपका रक्त संबंध के आधार पर, ठीक है, तो या किसी भूभाग में भारत में शामिल के आधार पर की जा सकती है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1955 में, तो उसने अपने कुछ प्रावधान रखे। उन प्रावधानों में सबसे पहले किया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता हम देंगे। जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके वंशज हो, विदेश में रहते हो, आना चाहते हो, तो हम नागरिकता उनको दे देंगे। ठीक है। दूसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध के वंशानुक्रम होता हो, जैसे जो कोई विदेश में रहता है, उसने भारत के आने की सोची, अगर उसका कोई दादा, नाना, नानी में से कोई एक ऐसा जन है जो भारत में जन्म हुआ हो जिसका, तो भारत का नागरिक हो सकता है, नागरिकता इजीली मिल जाएगी उसको। दूसरा, किसी भूभाग में भारत में शामिल के द्वारा, कि भारतीय किसी भूभाग में शामिल किया गया, सम्मिलन हुआ है, तो भी मिल सकती है। रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन करके भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और देशीयकरण के द्वारा भी, ठीक है, देशीयकरण की नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं। तो ये 5 तरह की नागरिकता है। अगर कोई विदेशी नागरिक या भारत में नागरिक बनने चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान दिए गए हैं कि 5 तरह से नागरिकता भारतीय ग्रहण की जा सकती है। ठीक है। आगे, भारत का आम नागरिक अपनी जो नागरिकता है वो किस तरीके से खो सकता है। तो खोने के क्या तरीके हैं। एक तो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है ईजिली वे में। एक स्वेच्छा से किसी देश की अगर नागरिकता उसने ग्रहण कर ली है, तो भारत की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो इसका 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे भारत की सरकार की आलोचना करता है या किसी अन्य देश के नागरिकता से विवाह करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की आलोचना तो बहुत करते हैं, तो ऐसे थोड़ी वो नागरिक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो भारत की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में हो सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में हो, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली हो, तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जबकि सरकार की आलोचना और अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भी सरकार की नागरिकता का लोप नहीं इसमें होता। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल ठीक है, एक ही नागरिकता का प्रावधान है भारत में। आगे है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हैं वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जन्म से मतलब कोई राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है राष्ट्रपति, कि अगर राष्ट्रपति है उसका जन्म भारत में ही हुआ है, तो वो ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा भारत में नहीं है, अमेरिका में ऐसा है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली ली गई है अमेरिका से, महाभियोग लिया गया है अमेरिका से, मूल अधिकार लिए गए अमेरिका से, मतलब उनसे प्रेरित करके लिए गए हैं। तो भारत में क्या है कि जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है वह राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे जन्म से हो, देशीकरण से हो, वंशानुक्रम से हो, रजिस्ट्रेशन से हो। जो 5 कंडीशंस मैंने बताई हैं उनके अनुसार उनमें क्राइटेरिया में आता है, तो राष्ट्रपति बन सकता है बेसिकली। ठीक है। आगे है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता खो दी है जिसने, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जा सकता। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, तो किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत।
वो देशद्रोह करने लगा तो क्या उसको नागरिकता बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी, उसकी नागरिकता खत्म समाप्त की जाएगी। ठीक है, तो इसका केवल एक से हो जाएगा। यूपीएससी में आया हुआ है प्रीलिम्स में 21 वाले में। आगे देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है डिटेल्स में। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को हटाए जाने के बाद भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास, एक ही डोमिसाइल हो जाएगा सेंटर के लिए। पहले क्या होता है था कि 370 जब धारा लगती थी जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए आपका सेंटर के लिए डोमिसाइल अलग होता था। ठीक है, लेकिन जब से हटा है, जब के लिए अधिवास जो डोमिसाइल है वो एक ही लागू कर दिया गया है ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, इससे की बात ही भारत और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो में से अधिक नागरिकता प्रावधान भारत में नहीं है, बताया है मैंने भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं है। वो जो स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत के नागरिक नहीं रह जाते। आगे अनुच्छेद 58 के अनुसार एक सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। जन्म से होना ऐसा अनिवार्य शर्त नहीं है। और नागरिकता संविधान संशोधन जो नागरिकता अधिनियम आता है 1955 में, सबसे पहला अधिनियम आया था नागरिकता संशोधन के लिए, कि धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिकों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है अगर उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण छल कपट से दिया हो या मिथ्या दिखाई हो उसमें, या कुछ तथ्य छुपाने की उसने कोशिश की हो, तो इस तरीके से उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ठीक है, आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत आपको बताना है भारतीय कार्ड धारक या प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत के लिए योग्य नहीं है। कौन से कार्ड धारक नहीं है? तो इसमें बताया गया है सबसे पहले एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो बिल्कुल ठीक है, वो बच्चा भारतीय नागरिक हो जाएगा। एक अवयस्क बच्चा है जिसके अभिभावक जो है भारतीय नागरिक हैं, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आगे है कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, कोई नहीं, वो एक बंदा तो है ना भारत का। आगे है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे, गलत। एक व्यक्ति का परपोता परपोती दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामही माता पिता संविधान के लागू भारतीय, तो भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, तो 2015 में क्या कहा गया है कि भारतीय कार्ड धारक जो होंगे वो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग उसके योग्य हैं। जैसे अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो, तो भारत का नागरिक कार्ड धारक के अनुसार वो होगा। दूसरा, भारतीय नागरिक जिसकी विदेशी मूल की पत्नी है, या भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, बिल्कुल ठीक। ये भी जैसे बेस्ट एग्जांपल हार्दिक पांड्या, उससे आप देख सकते हैं। तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता परपोती दूसरे देश का नागरिक है लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत में जन्मे हो, तो भी भारत का नागरिक वो होगा। ठीक है, तो आगे देखें कि एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अन्य देश जो केंद्र सरकार उनके लिए निर्धारित करे के नागरिकों को भारत से वंचित किया रखा गया है। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ। आगे है इसमें नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए अनुच्छेद 371 से के तहत किया गया है। हाँ ठीक है, ये तो ठीक बिल्कुल। आगे है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र किंतु एक नागरिकता नहीं। भारत में एक नागरिकता है, अमेरिका में दो ही नागरिकता प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर देशद्रोह या कोई ऐसा जो नागरिकता की शर्तें हैं उनको उल्लंघन करता है, कपट करता है, छल कपट करने की कोशिश करता है, मिथ्या दिखाता है, तो उसकी नागरिकता जा सकती है। तो कुछ प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में 22 भाग होते हैं, 22 भाग में 16 भाग है। कुछ विशेष उपबंधों के बारे में इसमें बात की गई है, तो बात करते हैं किन किन राज्यों के। जैसे 8 राज्य तो ऐसे जो पूर्वोत्तर है, 3 राज्य ऐसे जो हिमालय राज्य की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर।
और 8 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो अनुच्छेद 371 से 371 आई तक कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए दिए गए हैं, तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले दिए गए हैं 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम, सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश, 371 ए में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय तेलंगाना के बारे में, ठीक है। एफ में 371 एफ में सिक्किम है, 371 जी में मिजोरम है, 371 आई में आपका जी में हो गया, फिर एच में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आई में गोवा हो गया और जी में हो गया कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक भी इसमें आता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोहरी नागरिकता आपकी अमेरिका में ही है, देख तो इसमें हमने पहले बता दिया था। तो नागरिकता के अर्जन की शर्तों के बारे में आपको बताना है। जो नागरिकता के अर्जन की शर्तें हैं वो क्या निर्धारित करते हैं, संसद निर्धारित करते हैं, और ये निर्धारित करते हैं आर्टिकल 9 में। नौ और 11 में, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। तो इसमें संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की जो संपूर्ण शक्ति है वो पार्लियामेंट को दी गई है, ये बताया गया है आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में बताया गया है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियमित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से बंद किया गया है। नागरिकता अधिनियम की धारा 1955 की धारा 5 के 1 के तहत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के तहत या 7 वर्ष बिताने होंगे। उसे क्या कहा गया है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत जो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे उनको भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, ये 1955 में कहा गया था। आगे है कि भारतीय नागरिकता या नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत जो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने साल बिताने होंगे, तो 7 साल बिताने होंगे। आगे है भारत में नागरिकता निर्धारण का जो विशिष्ट अधिकार है वो किसको दिया गया है, तो आर्टिकल 11 में बताया गया संसद को या पार्लियामेंट को पावर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से पारित हुआ, इसको पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 से, ठीक है। नागरिकता संशोधन जो विधेयक आया गया 2019 वाला, इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 9 दिसंबर 2019 को, ठीक है। और उसी तिथि को लोकसभा से इसको पारित किया गया, भाई 9 दिसंबर को इसको लाया गया, उसी दिन इसको लोकसभा से पारित किया गया। फिर 11 दिसंबर को राज्यसभा ने पारित किया गया, 9 दिसंबर को किया लोकसभा ने, 11 दिसंबर को किया इसको राज्यसभा ने, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की इसमें मंजूरी मिल गई, ठीक है। और 10 जनवरी 2020 से संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। तो 3 डेट आपको इसे पता होनी चाहिए। पहला 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने इसको प्रस्तुत किया गया, उसी दिन पास कर दिया गया लोकसभा ने। फिर 11 दिसंबर को राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा ने पास कर दिया। फिर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी, बन गया कानून। फिर 10 जनवरी 2020 से इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 से, ठीक है, जब इसको राज्यसभा ने पारित किया। तो आज हमने इस वीडियो में 3 सेक्शन कवर किए हैं। सबसे पहले राज्य प्रतीक चिन्ह, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको डिटेल में बात की है। दूसरे में राज्य की स्थापना, उनके लिए कौन कौन से आयोग किए गए, प्रथम भाषा आधार पर राज्य की स्थापना, एंड तीसरे सेक्शन में इम्पोर्टेंट सेक्शन हमने इसमें कवर किया है नागरिकता, सिविलाइजेशन। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।